GTV में मुजाहिर वली आपको खुशामदीद करता है। और आज सारा दिन इस बात का इंतज़ार रहा क्योंकि चीफ जस्टिस ये वादे कर चुके थे कि आज वो दो टोक फैसला सुनाएंगे। आज तमाम सियासी पार्टियों की क़यादत को भी बुलाया गया था, लेकिन उससे पहले ही हमारे चीफ जस्टिस ये कह चुके थे कि अदालत 14 मई को इंतखाबात कराने का फ़ैसला वापस नहीं लेगी। उन्होंने पार्टी सरबराहान से भी कहा कि वो मशावरत अभी नहीं, ईद के बाद करें। लेकिन बिल आखिर अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि चीफ जस्टिस ने मज़ीद एक हफ़्ते के लिए जो है ये समाअत जो है मुलतवी कर दी। तो जितनी हाइप क्रिएट की गई थी कि आज धमाका हो जाएगा, आपने देखा होगा सियासी सरगर्मियाँ भी तेज़ हो गई थी। अब से थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी आए और ऐसा लगता है कि उन्होंने जब ये लफ्ज़ कहा तो उनका इशारा इस तरफ था कि 2 दिन पहले हसास इदारों के सरबराहान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आकर बैठे थे, फिर उससे कुछ एक हवा का झोंका चला। उनके वालिद आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमें कुछ वक्त दे। ख़ुद बिलावल साहब को फजल रहमान साहब का भेजा, लेकिन फजल रहमान साहब मुसलसल इनकारी रहे कि वो ये फ़ैसला कबूल करेंगे। और दो टोक अल्फाज में कहा कि हम ना तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ना ये फ़ैसला कबूल करेंगे। जैसे ये फ़ैसला आया गालिबन ये बिलावल भुट्टो जरदारी तक पहुँच गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ़्ते के लिए समाअत मुलतवी कर दी है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अदालत यानी चीफ जस्टिस इस बात पर फर्म है कि 14 मई को इंतखाबात कराने का फैसला वापस लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बारे में क्या कहा, ज़रा सुनिए कि उन्होंने कहा हमारे सर पर बंदूक रख के जो है फैसले नहीं करवाए जा सकते। No one can negotiate with a gun to their head. You cannot expect कि negotiations पे consensus होगा with a gun to our head, and you cannot expect कि अगर negotiations होते हैं वो successful होंगे with a gun to our head. I don't think कि I will be able to convince all our coalition partners to agree to any dialogue with a gun to our head. Even if they were to agree, I'm pretty certain it would be difficult for that dialogue process to be successful with a gun to our head. So what is this gun to our head? जो 3-2 का फैसला है, जो अक़लियती फैसला है, जो ज़बरदस्ती अक्सरियत साबित करके हम पे मुसल्लत करने की कोशिश किया जा रहा है, that is the gun to our head. इस तमाम सूरत पर हम गुफ्तगू करने के लिए हमारे नुमाइंदे कंबर ज़ैदी आज कवर इसको करते रहे हैं और प्रोसीडिंग को देखते रहे। जी कंबर, आज तो ये तवक्को थी कि पहले 2 बजे कहा गया, फिर 4 बजे कहा गया और ख़्याल यही था, जबकि ख़ुद चीफ जस्टिस कह चुके थे कि जनाब ईद से पहले ही फैसला करेंगे। लेकिन क्या डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से हुई कि उन्होंने 1 हफ़्ते और दे दिया? कंबर देखें मुजाहिद साहब, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की समाअत की तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था कि आप तमाम लोग मुशावरत करें, और चूंकि मुशावरत के लिए तमाम आज सियासी जमातों के ओहदेदारान मौजूद थे, उन्होंने कहा कि वक्त चाहिए और हम ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि हम आइन पर अमल दरामद नहीं कर रहे, लिहाजा हमें वक्त दिया जाए। जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि हम जो है आइन पर अमल दरामद करते हुए आपस में मुशावरत करेंगे और उसके बाद फिर मुज़ाकरात का अमल बाकायदा तौर पर उसका आगाज किया जाएगा। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में सारे रहनुमाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सुना बारी बारी और उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा वो तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम अपने 14 मई वाले फैसले से इधर उधर नहीं हो सकते। और फिर उन्होंने एक तरफ हिंट भी दिया कि आप ये फैसला हमारा किसी ने चैलेंज नहीं किया है, और साथ में उन्होंने आर्टिकल 254 की इंटरप्रिटेशन के हवाले से भी बात की कि वो अदालत जान के उसकी तशरीह नहीं कर रही। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप तमाम लोग बैठेंगे, ईद के बाद क्यों बैठेंगे, अभी बैठ जाएं और हम आपको 1 घंटे का वक्त दे देते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि 1 घंटा तो काफी नहीं है। तो फिर अदालत की जानिब से कहा गया चलें 2 बजे का वक्त कर लें। तो फिर इसके बाद मामला ये तय पाया कि 4 बजे का वक्त तय पाया और चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तमाम लोग मुशावरत करें आज के दिन ही, और फिर अदालत को आके आगाह करें। अटॉर्नी जनरल को फोकल पर्सन रख दिया गया कि अटॉर्नी जनरल को तमाम लोग फरीकैन जो है वो मशवरा करके बातचीत करके बता देंगे। लेकिन जब 4 बजे तमाम लोग अदालत में बैठे रहे, सलमान अकरम राजा जो कि तरीके इंसाफ की जानिब से भी अफेयर होते रहे। नहीं,
ये तो सब हो गया, लेकिन ये जो क्या वजह है कि यानी एक तरफ अभी थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो साहब ने जब गालिबन ये फैसला आया, कहा कि हम पर सर पर बंदूक रखकर हमसे मुज़ाकरात नहीं कराए जा सकते। लगता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज आई जो सुप्रीम कोर्ट का बाइकाट कर रही थी, जो उन्हें चीफ जस्टिस ही नहीं मान रही थी। फारूक नाइक साहब आए ना, ख्वाजा साद रफीक आए, तो कम से कम उन्होंने चीफ जस्टिस तो माना, वो तो मान ही नहीं रहे थे। तो ये जो मुज़ाकरात ने, ऐसा लगता है कि कोई थर्ड फोर्स है, जो आपको भी पता है कि मैं उसको पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, कि उसको जिज़वी तौर पर तो उन्होंने कबूल किया ना इस प्रेशर को कि आज आए, भले फजल रहमान नहीं आए हों। मुजाहिद साहब, एक बात मुझे ये बड़ी कैटेगोरिकली जो कि आवाम के सामने आनी चाहिए, वो ये कि ये पीडीएम तो ये फैसला मानने को तैयार ही नहीं थी, इसके हवाले से करारदाद आ रही थी, लेकिन इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अचानक एक बेनामी शख्स जो है दरखास्त भी दे देता है, और उस दरखास्त को सुनते हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान भी आ जाते हैं, वो अदालत में बयान भी देते हैं, मुशावरत का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। तो मैं आपके जो बात है बिल्कुल उससे इत्तेफाक करता हूँ कि ये क्या कोई थर्ड फोर्स है जो कि इनको इंट्रीग कर रही है, जो कि ट्रिगर कर रही है कि ये तमाम चीजें हो। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 4 बजे समाअत में नहीं आए, और उन्होंने इन चैम्बर जो है अटॉर्नी जनरल और फारूक एच नाइक साहब को सुना, और उसमें उसके बाद फिर अदालत से हुक्मनामा तो अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन अटॉर्नी जनरल से हमें पता लगा कि 27 तक इसकी जो है हियरिंग वो एडजर्न कर दी गई है। ठीक है, आपने 27 का जो आपने कहा कि एडजर्न कर दी गई है, ये एक सरप्राइजिंग बात थी। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट बार इस्लामाबाद के इस्लामाबाद के साहब शोएब शाहीन साहब हैं, मुमताज़ महल कानून। शोएब शाहीन साहब शुक्रिया। आज जो अभी जो एक सरप्राइज ही लगा, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का बड़ा ये फर्म दो टोक अल्फाज में फैसला आ रहा, उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दी थी कि ईद से पहले ही दें, ईद के बाद नहीं। तो ये क्या तब्दीली आई कि मज़ीद 6 दिन तक कौम को बुरहान में रखा जाएगा या रखा गया? देखिए मौलवी साहब, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि 14 मई का जो इलेक्शन की डेट है वो हमने अभी अपने फैसले को वापस नहीं लिया, ना ही अभी हम उसको रिव्यू कर रहे हैं और ना ही किसी ने उसको चैलेंज किया है। दैट रिमेन इन रिसीव, और 27 तारीख तक, ये कल ही कहा था और आज भी कहा है, 27 तारीख तक सारे फंड दिए जाएँ और प्रोसेस मुकम्मल किया जाए। बल्कि इलेक्शन कमीशन भी आया, उसने कहा जी आज आखिरी तारीख है, जो सिंबल है वो जमा कराने की उसमें मुश्किलात हैं। बल्कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने आकर कहा, तो उससे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कोई कम अख्तियार दिया कि किसी का डेट चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आज अपना आपके रूल को और प्रोग्राम को थोड़ी बहुत रद्दोबदल कर सकते हैं। लेकिन आप शोएब शाहीन साहब, आप ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने अपनी बालादस्ती मनवा ली, यानी जो थी भी, कि जिसके सबब ये तमाम सियासी पार्टियों के नुमाइंदे आए, वो तो कहते थे हम सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं है, खासतौर पर चीफ जस्टिस को तो हम मानते ही नहीं है, इस तरह से हम पेश भी नहीं होंगे, जैसा कि मौलाना फजल रहमान नहीं हुए, तो हम क्या समझें जो फारूक नाइक आए या साद रफीक आए या जो आए अपोजिशन के रहनुमा के कोई प्रेशर आया, कोई दबाव आया? वो कि बिलावल कह रहे थे कि हमारे सर पर बंदूक रखकर जो है फैसले नहीं करवाए जा सकते, मुज़ाकरात पे नहीं लाया जा सकता। देखिए, इनके दरमियान जैसे हमने पहले भी कहा था कि अदालत के पास एक सॉफ्ट ताकत होती है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला मनवाना होता है, किसी की जरूरत नहीं है उसको वायलेट करे। दूसरी बात यह है कि वो जो इनको प्रेशर नज़र आ रहा है वो इलेक्शन है पंजाब के प्रोविंशियल असम्बली का। इनको नज़र आ रहा है कि इमरान खान ने 3/4 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा लीड के साथ उसने बड़ी 80-85% सीटें जीत जानी। अब उसका जो इम्पैक्ट आएगा नेशनल असम्बली के इलेक्शन में बाकी सूबों में, उससे वो डर रहे हैं। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय इस बात के कि वो मुज़ाकरात करें, नॉट फॉर द पर्पसेस के मुज़ाकरात किसी मकसद के लिए करें। उनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है कि अगर एक दिन इलेक्शन होगा तो पूरे पाकिस्तान में तो उनकी एक जिसको कहते हैं से रह जाएगी। और अगर फ़र्ज़ करो इलेक्शन यहाँ पंजाब में और KPK में पहले हो जाता है, तो जैसे अल्लाह उसको ज़िंदगी रखे, इमरान खान को अटैक हुआ, उसको मजबूरी में लाहौर में बैठना पड़ा, तो जब उसने लाहौर में 5-7 महीने गुजार लिए तो उसने न सिर्फ लाहौर से बल्कि पंजाब से मुस्लिम लीग नून का सफाया कर दिया। नहीं, लेकिन ये नहीं, मैं शाहीन साहब आपको फिर इस तरफ लाऊंगा कि आज जो है वो क्योंकि एक बड़ा गैप आ जाएगा, जो बड़े फर्म नज़र आ रहे थे चीफ जस्टिस साहब, तो उसके माने वो इस पर तो कायम हैं,
और गालिबन पंजाब में इलेक्शन का इंतखाबी मरहला भी हो चुका है फाइनल, तो यानी 14 मई की डेट तो नहीं हटेगी। अब सारे मुज़ाकरात, सारे बातचीत हो रही है इसलिए कि जो एक ही वक्त में इलेक्शन हो। जब ये कह रहे थे यानी पीडीएम वाले, तो उनका मकसद था कि ज़िमनी इलेक्शन और कौमी इलेक्शन एक वक्त में हो। अब ये तो नहीं कबूल होगा ना कि एक वक्त में, अब ये अगले इलेक्शन की बात हो रही है, वो कब हो, कौमी असम्बली वगैरह की। नहीं, इसमें भी पॉसिबिलिटी है। अगर तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टी कंसेंसस के साथ आकर लिख के देते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन कराने जा रहे हैं और ये वाला इलेक्शन 14 मई का भी आप ना कराएं, और इस पे हमारी ये रिक्वेस्ट है, हम रिव्यू लेकर आए हैं और उसके लिए आप हमें ये टाइम दे दें। मसलन ये जो 14 मई है उसकी बजाय फ़र्ज़ करो 14 जुलाई हो जाती है या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई हो जाता है, जो कि प्रपोज किया है सिराजुल हक साहब ने, तो कोर्ट उस पर बहरहाल उनको अकोमोडेट कर सकती है। इसके बारे में भी इंडिकेट किया है कोर्ट ने। पॉसिबिलिटी उस बात की है कि हम फिर इन दी पब्लिक इंटरेस्ट और डेमोक्रेसी के लिए और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और लोगों के भले के लिए इसे टेक कर सकते हैं। ठीक है शोएब शाहीन साहब, आप ऑब्जर्वेशन है। हमारी गुफ्तगू इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शोएब शाहीन साहब से हो रही थी और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट मोहतरम नैयर बुखारी साहब मौजूद हैं। शुक्रिया नैयर बुखारी साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे इल्म है रोज़े के हवाले से बड़ा मुश्किल होता है। ये जो मुलतवी हुई है, हालांकि चीफ जस्टिस ने पहले तो ये कहा था कि जनाब आज ही फैसला करें, ईद के बाद नहीं सब बैठे हैं। आज तमाम लोग गए भी वहाँ पर। तो पहला सवाल ये करूँगा मैं, बिलावल साहब बाद में आऊँगा, कि आप लोग तो कह रहे थे हम चीफ जस्टिस को मानते ही नहीं हैं, फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ किस दबाव के तहत जो है चीफ जस्टिस के सामने हाजिर हुई? हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम चीफ जस्टिस को नहीं मानते। तो ये तो मैं समझता हूँ कि मिसस्टेटमेंट और मिसकंसेप्शन है। बाकी उन्होंने तलब किया, वो स्टिल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। हमारा डिफरेंस ये था उनसे कि जी उसको डिसीजन निकाल दें कि जो इशू आपके पास आया था ये 3-2 का डिसीजन है या 4-3 का है, उससे हमारी कंट्रोवर्सी हो। चीफ चेयरमैन साहब ने आज भी वो बात की है, उसको डिसाइड होना चाहिए। तो उस वक्त हम कहते थे कि लाते कहीं कॉन्स्टिट्यूट हो जाता। बाकी ये तो कभी भी पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम इसको चीफ जस्टिस नहीं मांगते। इज इन ऑफिस और उनका टेन्योर सितंबर तक है, लेकिन है कि उन्होंने कोर्ट से तलब किया तो पीपल्स पार्टी ने अपनी नुमाइंदगी भेजी, अपना वकील भेजा। भाई अब अभी जो जरदारी साहब का कल जो बयान था बड़ा अहम था, जिसमें उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब हमें कुछ वक्त दें, यानी इसका वक्त का मतलब ये था कि इलेक्शन को के बारे में बात करेंगे, यानी क्या थोड़ा सा उसकी आप वजाहत कर सकेंगे? देखते हैं जी, वो वक्त इसलिए बात की कि बहुत पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होके जब ये जॉइंट सेशन था और उससे पहले ये बात की उन्होंने जॉइंट सेशन में कि जी डायलॉग होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी भी डायलॉग कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर अथॉरिटी के डायलॉग होना चाहिए। तो अभी भी ये उन्होंने कहा कि हमारी विजन पीडीएम भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कि डायलॉग होगा ना हो। उस पर जरदारी साहब ने कहा कि पहले हम अपने पीडीएम की बातों से बात करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे डायलॉग के लिए, फिर अपोजिशन से भी बात करेंगे। तो इश्यूज़ का जो सोल्यूशन होता है वो डायलॉग होता है, डांस छोटे में नहीं होता और ना ही डांस होता पॉलिटिक्स में। लेकिन इस पस मंज़र में यानी जरदारी साहब ने तो बड़े हम्बल वे में अपने रवायती अंदाज में कहा, लेकिन बिलावल साहब ने जो आज कहा डायलॉग के हवाले से, उन्होंने कहा कि सर पर बंदूक रखकर आप जो है मुज़ाकरात करने पर मजबूर नहीं कर सकते। तो ऐसा लगता है कि सर पर बंदूक हो या ना हो, लेकिन कोई गैबी क़ुव्वत का प्रेशर या दबाव ज़रूर है कि मुज़ाकरात पर आएँ। उसको तो ट्राई टू अंडरस्टैंड बिल्ली साहब, आप बड़े पुराने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स, डोंट मिक्स अप थिंग्स। वो उन्होंने बड़ा सीधी सी कहा कि 3-2 को डिसीजन के बंदूक आप पे न रखे, 4-3 को भी सामने रख के करें। इस कंटेक्स्ट में उनकी बात है। नहीं यानी इसमें लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इस हवाले से पीडीएम में एक तकसीम नज़र आ रही है? फजलुर रहमान साहब ने तो कह दिया हम तो ना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ना मुज़ाकरात करेंगे, ना बैठेंगे। आई टू अंडरस्टैंड कि यही बात तो जरदारी साहब के हमें टाइम चाहिए कि पहले हम पीडीएम को एक पेज पे लेके आए। और इसी सिलसिले में बिलावल साहब कल डेरा इस्माइल खान भी गए, जो वफाकी वज़ीर की ताज़ियत थी, और दूसरा उन्होंने कन्विंस करना था
मौलाना साहब को है डायलॉग के लिए। तो पॉलिटिकल पार्लर में डायलॉग तो होता रहता है। इस पे डू यू थिंक दिस 2020 क्रिकेट मैच, दिस इज पॉलिटिक्स, इट टेक्स टाइम, इट कंज्यूम्स टाइम। भाई अगर मैं आखिरी बार आपसे कहूँ कि जो 14 मई को जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ फॉर्म करें, लेकिन जहाँ तक आपको मुझे इल्म है कि पीपल्स पार्टी ने भी गालिबन 200 नशिस्तों पे खड़े इलेक्शन उम्मीदवार खड़े किए हैं। 14 मई को इलेक्शन होंगे तो पीपल्स पार्टी उसमें हिस्सा लेगी? जी हम इलेक्शन के बायकॉट के हाथ में नहीं हैं। अच्छा। और हम समझते हैं कि हमने 85 में जो गलती की थी उसको हमारी क़यादत जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कभी भी बात है उसको अच्छा करार नहीं दी। इलेक्शन बायकॉट कोई मसाइल का हल नहीं, लेकिन एक बात तयशुदा है कि हमने जो कन्वे किया और आज जो पिटिशनर है, जिस पिटिशन पे आज प्रोसीडिंग्स हुई, उस पर भी बड़ी बात है। वो भी चाहते हैं कि सारे इलेक्शन एक दिन हो। आज जो शाखावत जिसमें वकील है जिस पर यह तलब किया गया, उसकी अपनी प्रेयर है कि एक दिन होने चाहिए, और बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के एक दिन होने चाहिए, और डिफेंस फोर्सेस का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। बल्कि सराजुल हक साहब ने भी तस्वीर दे दी कि जुलाई में इलेक्शन एक्सपेक्ट हुई, लेकिन किसी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है कि एक दिन इलेक्शन ना हो। नहीं लास्ट और एक, यानी 14 मई को ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के होंगे तो उसमें आप हिस्सा शिरकत करेंगे? हमने बिल्कुल ही हमने अपने नॉमिनेशन पेपर जो दाखिल किए हुए हैं, तो किसी नॉमिनेशन पेपर हमने दाखिल किए हैं। शुक्रिया मोहतरम नैयर बुखारी साहब। नैयर बुखारी साहब बड़े सीनियर लीडर में साबिका चेयरमैन सेनेट हैं, और उन्होंने ये तो वादे कर दिया कि अगर हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं के इलेक्शन होंगे तो बुखारी साहब का भी कहना था हम इसका बाइकाट नहीं करेंगे, हम इसका इलेक्शन लड़ेंगे। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा कि शेख रशीद हमें ज्वाइन करेंगे। मुजाहिद बुलबुली एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है, और सारी सियासी लड़ाई जो सड़कों पर कभी होती थी, इधर पार्लियामेंट में हो रही थी, लेकिन अब सिमट कर हमारी सुप्रीम कोर्ट में आ गई है। ग़ालिबन पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई 3 दहाई बाद सुप्रीम कोर्ट ने इतनी अहमियत इख्तियार करी कि उसका फ़ैसला जो है वो मुस्तक़बिल पे गहरे असरात और उसके मुज़म्मरात निकलेंगे। बड़ी महाज़ाराई की कैफियत में जो फ़ैसला आया है वो तो पर गुफ्तगू करने के लिए हमने ज़हमत दी है शेख रशीद साहब को, और शेख साहब का अपना मखसूस अंदाज़ है, आपको इल्म है, और वो जो है बड़ी बड़ी बातें चंद जुमलों में कह जाते हैं, मानी खेज़ होती हैं, और वही उम्रे के लिए चले गए थे और बड़ी खबर में फिर अभी वापस आए हैं। शेख साहब शुक्रिया। इस वक्त जो है बड़ी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें मैं देख रहा हूँ पीडीएम की क़यादत कर रही है। हमारे चाहे आसिफ अली जरदारी साहब हों, उन्होंने भी कहा कि जनाब मैं जो हूँ वो सुप्रीम कोर्ट हमें वक्त दे। उन्होंने मुफाहमत की बात की, बिलावल भुट्टो को उन्होंने डेरा इस्माइल खां मौलाना फजल रहमान के पास भेजा। फिर जो ये भी अपनी जगह है कि 3 रुकनी एक वफ्द बनाया जिनके ज़िम्मे लगाया गिलानी साहब और कायदा साहब के साथ कि जनाब आप मज़ाकरात करें, यानी तमाम मज़ाकरात ये जो सब कुछ है वो इमरान खानी से करने को या पीटीआई से कहने को होगा, लेकिन किस हद तक ये बात वो दिल से कह रहे हैं, मतलब इसमें कोई सियासत नहीं है। शेख रशीद साहब देखें, इलेक्शन में नून ने तो टिकट नहीं दिया तो इलेक्शन तो वन साइडेड हो गया पीटीआई के हक में। 14 मई को इलेक्शन होंगे, अदलिया इलेक्शन से पीछे नहीं हटेगी, और इलेक्शन की नॉमिनेशन और निशान के जो डेट है वो आगे कुछ दिन बढ़ा सकते हैं। और फजल रहमान तो नहीं आएगा जी, वो तो उसको पता है मेरी सियासत, वो नवाज शरीफ के कहने पे जाएगा, उसकी बैक पे नवाज शरीफ है, और आसिफ जरदारी पीडीएम से निकल चुका है। देखिए शेख साहब, आप सॉरी टू से आपकी जो जब भी ज़िक्र आए शरीफों का और उसमें भी ख़ास तौर पर जरदारियों का या उनकी फैमिली का, तो आपकी ज़बान से माशाल्लाह बड़े अच्छे शगुफ्ता फूल खिल रहे होते हैं। तो आप समझते हैं कि बड़े जहादीदा सियासतदान हैं, उन्हें बहुत पत्ता उनके पास कई होते हैं, और खेलने में वो अगर एक एक्सट्रीम से हों तो दूसरी सब आते हैं। और हाल ही में जो उन्होंने जिस तरीके से वो आए हैं आपने देखा होगा, आप क्या कहते हैं
सुप्रीम कोर्ट उनके कहने के मुताबिक तारीख देगा? जो कुछ भी है वो अब उसको ख्याल है कि शहबाज शरीफ नायल हो जाए तो शायद मैं अपने बेटे को ले आऊं, और काफी पेचीदा ईद के बाद का हफ्ता होगा। कल अगर ईद नहीं होती तो कल भी बड़ा अहम दिन होगा, बहुत ही फैसला कुन दिन होगा। अच्छा, तो शेख साहब ये तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कहूँगा, मेरे ख्याल में बहुत सिग्निफिकेंट नहीं कि बाकायदा कोर्ट में जाके कहते हैं जी हसास इदारों के सरबराहान जाके बैठे, और गालिबन ये परसों की बात है और उसके बाद ही हम बड़ी तेज़ रफ्तार तब्दीलियाँ देख रही हैं। तो क्या हम समझें कि होता तो है एस्टेब्लिशिंग का रोल, लेकिन आमतौर पर पसे पर्दा रहकर ये तो फिजिकली उनकी मौजूदगी वहाँ पर हुई। अटॉर्नी जनरल ने उसका हवाला दिया, चीफ जस्टिस ने उसका जिक्र किया। शेख साहब, मुझे नहीं मालूम इनका रोल है या नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को मनवाया, कोई माने या ना माने। ये बंदियाल खानदान का लोग जो तारीख जानते हैं, मैं तो फतेहनाथ बंदियाल से जानता हूँ, वो डट गए हैं और वो इलेक्शन कराएंगे। ये जो पंजाब के इलेक्शन के हवाले से तो ये तो सब कुछ सामने आ गया, और जनरल इलेक्शन जो है वो खुद एक बड़ा सवाल है। गालिबन इस वक्त उसको मेरे ख्याल में उत्तर गुफ्तगू करना प्री मैच्योर होगा, लेकिन पंजाब का इलेक्शन तो आपके कहने के मुताबिक 14 मई को ही होगा। अब इलेक्शन की डेट तो मरकजी अगर चाहते हैं कि ये उन्होंने टाइम दिया, ये नहीं होंगे। फजलुर रहमान इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है, उनके पास कैंडिडेट नहीं है। आप देखें ना, नून टिकट नहीं दे सकी। ये इलेक्शन पीटीआई के दरमियान में ही आपस में होगा। हमारे नीचे एक एक कैंडिडेट 20 और 29 पीटीआई के कैंडिडेट ने कागज दाखिल कराए। अब बताएं ना, मैं तो उम्रे पे चला गया था कि किसी कैंडिडेट को ये शक ना पड़े कि मैं फैसले में शामिल। लेकिन शेख साहब, ये सब कुछ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की इतनी हंगामा खेज कार्रवाई जारी है, बल्कि जारी थी, और फिर इसी दौरान मसलन हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब एक तकरीब डिजिटल पता नहीं उस हवाले से उन्होंने गए, और वो इस बात पर इसरार करते रहे अपने खिताब में, यानी बड़े फर्म कि जनाब आइन में की तशरीह तो कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, आइन में तरमीम नहीं कर सकता, तब्दीली नहीं कर सकता। और यानी उनका इशारा उसी तरफ है कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात की तारीख का तयन नहीं करेगा, ये पार्लियामेंट है, जैसा कि उसने कहा कि जनाब हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो यानी एक तरफ जरदारी साहब पीपल्स पार्टी का हम रवैया देख रहे हैं, कुछ उनके और भी पार्टियां कुछ हिली हैं पीडीएम की। फजलुर रहमान को छोड़िए, वो तो उनका मेरे ज़ात की हद तक इमरान खान से एक इंतकामी रवैया है, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब का जो रवैया, बल्कि इसमें भी अगर मैं ये कहूँ कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में आपने कहा था ना कि फजलुर रहमान के साथ नवाज शरीफ जाएंगे, तो क्या जरदारी साहब शहबाज शरीफ के साथ जाएंगे या इनके एक मौक़िफ़ होगा? आइन से पीछे नहीं हटेंगे। आइन और कानून जीतेगा और सुप्रीम कोर्ट जीतेगी, बाकी सब लोग हारेंगे, इलेक्शन जीतेगा। जी शुक्रिया शेख रशीद साहब। मैंने कहा ना कि चंद जुमलों में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी टीवी में मुजाहिद बलवी आपको खुशामदीद कहता है, और सियासी हंगाम यानी अदालती आइनी सियासी बहरान के बावजूद एक बड़ी ख़बर है, और इस एतबार से कि बहरहाल पाकिस्तान ने यानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब ने और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब ने ये एक्सेप्ट किया है। तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान के तमाम मुख्तदर इदारों की राय होगी कि उन्हें हिंदुस्तान जाना चाहिए। ठीक है, शंघाई कॉन्फ्रेंस है, बड़ी अहम है, और इससे पहले भी ये मॉस्को में ही अटेंड करी, लेकिन इंडिया में पिछले 12 साल में कोई भी अगर ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई हो जिसमें दीगर ममालिक ने शिरकत की हो, पाकिस्तान ने नहीं की। और अब ये कहा गया है कि बिलावल साहब गवा में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। हमारे साथ सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट और बड़े वजारत खारजा उमूर और दिफाई उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं मतीन हैदर मौजूद हैं। जी मतीन, ये गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2011 में हिना रब्बानी खर साहिबा गई थी, और इस दौरान बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंसें हुई जहां पाकिस्तान को शिरकत करनी थी लेकिन हम नहीं कर सके। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है फॉरेन फ्रंट पे मतीन। जी मुजाहिद बेली साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए बहुत
जिस तरह कि आपने अपने रिमार्क्स में भी कहा, ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत अरसे के बाद पहले पाकिस्तानी वजीर खारजा होंगे कि वो हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। इसमें 3 नुकते सामने रखने के, एक तो शंघाई ताउन तंजीम के फोरम का इजलास है जिसे किसी भी एतबार से खाली नहीं छोड़ा जा सकता, और इस एतबार से देखें तो वजीर खारजा के यह फैसला दुरुस्त है कि वजीर खारजा बिलावल शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे, खिताब करेंगे और साइड लाइन्स पर दीगर वज़राए खारजा के साथ मुलाकातें होगी। अगरचे के बराह रास्त कोई 1-on-1 मुलाकात इनकी भारतीय मनसब जयशंकर के साथ तयशुदा नहीं है, लेकिन उनके साथ इनकी गैर रस्मी मुलाकात। लेकिन आपको मती नज़र, आपको अच्छी तरह मती नज़र आपको भी तजर्बा है और आप जाते भी रहे हैं कि गालिबन दुनिया में जो बहुत ही एग्रेसिव और ख़ासतौर पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि हम रिवायती तौर पर बदकिस्मती कहें या जो भी कहें, हम जबर कहें तारीख़ का, हम रिवायती दुश्मन भी रहे हैं। तो इंडिया का एग्रेसिव और पॉपुलर मीडिया के लिए शंघाई कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, जिनके एक वर्ड्स लेने के लिए वो बेताब बेकरार होंगे। तो बहुत प्रेशर होगा, हाइप क्रिएट होगी। और क्या ये मुमकिन है कि वज़ीर ख़ारजा इंडिया जाएं और वहाँ के वज़ीर ख़ारजा और ख़ास तौर पर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोदी से ना मिलें? ये कैसे मुमकिन होगा? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आपके नुक्ते से इत्तफाक करता हूँ कि इस वक्त भारतीय मीडिया की जानिब से मुसलसल इंटरव्यूज की रिक्वेस्ट पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली में दी जा रही है कि वो वजीर खारजा का इंटरव्यू करेंगे। आज सुबह ही जब ये खबर ब्रेक हुई कि बिलावल भुट्टो जा रहे, दूसरा आज तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बिल्कुल दो अल्फाज में क्लियर कर दिया कि इंडियन लीडरशिप के साथ, यानी भारतीय वजीर आजम के साथ इनकी कोई मुलाकात नहीं होगी। अगरचे कि नरेंद्र मोदी उस इजलास में शरीक होंगे, इजलास का वो इफ्तिताह करेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक है कि शंघाई ताउन तंजीम से ज्यादा जो इंडियन मीडिया है वो पाकिस्तानी वजीर खारजा। लेकिन मती नज़र ये कैसे मुमकिन होगा? आपको याद होगा कि वो जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एकदम मुशर्रफ उठे थे और उन्होंने उस वक्त जाकर हाथ मिला लिया था, अगर मैं गलत नहीं, शायद वाजपेयी साहब थे। तो ये भी तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी बड़े, आपको इल्म है कि बड़े तेज़ और तर्रार ज़हीन व फित्तीन पॉलिटिकल लीडर हैं। बिलावल भुट्टो वहाँ अगर सामने बैठे हुए तो जाएंगे, उनसे हाथ मिलाएंगे तो खबर तो बन जाएगी। वो ये तो हाथ तो नहीं झटक सकते ना, भुट्टो खानदान की भी तो रवायत है ना, खबर बन जाएगी। और ये बिलावल साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर और उन्होंने वालिद आसिफ अली जरदारी के साथ, और जिस तरह कि आपने अपने सवाल में कहा, मुख्तदर हलकों के साथ इन्होंने इस हवाले से मुशावरत की है। अगर कोई बर्फ पिघलानी होगी तो वो हैंड शेक करेंगे। लेकिन एक नुक्ता हम रखिएगा कि इंडिया जब तक कोई कंसेशंस ना दे, 5 अगस्त 2019 के उसके जो जाबराना इकदाम हैं कश्मीर के ऊपर, किसी किस्म की कंसेशन दिए बगैर पाकिस्तान का ये असूली मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं। लेकिन मैं मतीन ये नहीं कि मतीन मदी नज़र, मेरा ये ख्याल नहीं, ना इससे पहले भी नहीं हुआ होगा, लेकिन आपको इल्म है कि एक ऐसे भी वक्त आया UN का कि हम लोग दोनों फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर खड़े हों और हाथ नहीं मिलाते थे। लेकिन हिंदुस्तान में, गोवा में ये मुमकिन नहीं होगा कि सिर्फ मोदी साहब का बिलावल को गले लगाना, बिलावल से मिलना खुद एक बड़ी खबर हो जाएगी ना, सबसे बड़ी खबर हो जाएगी ना ये तो। इजलास में एक प्रोटोकॉल का फॉर्मेट है, उसमें वज़राए खारजा भारतीय वज़ीर आज़म के साथ यकीनी तौर पे हाथ मिलाते हैं और जिसे कहते हैं कि कर्टेसीज का तबादला होता है, प्लीजेंट्रीज होती हैं, खुशगवार जुमलों का तबादला किया जाता है। ये तमाम तर चीज़ें होंगी। उसमें भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक जुमला कह सकते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी उस जुमले के जवाब में कुछ भी कह सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें खारिज अज़ इम्कान नहीं है। और उसके अलावा जब साइड लाइन्स पे मीटिंग होगी तो मेज़बान जयशंकर साहब यकीनी तौर पर उनकी मुलाकात बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ होगी। साइड लाइन्स पे लंच हैं, ब्रीफिंग्स हैं, हाई पी के सेशंस हैं, वर्किंग सेशंस हैं। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं कि जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी। मतीन हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मतीन हैदर साहब बड़े तफसील से बता रहे थे कि ठीक है, कॉन्फ्रेंस तो बड़ी है, लेकिन उससे साइडलाइन मीटिंग होंगी अगर वज़ीर ख़ारजा की और ख़ासतौर पर इंडिया वज़ीर ख़ारजा हो तो इससे ज़्यादा बड़ी खबर होगी। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वेलजी को इजाज़त दीजिए।